बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद का फिक्री सरचश्मा। प्रेमचंद का फिक्री सरचश्मा के हवाले से। जिन बच्चे का प्रेमचंद एक ख़ास सब्जेक्ट है, जिन्होंने प्रेमचंद का एक ख़ास सब्जेक्ट लिया है, उनके लिए ये है। प्रेमचंद जो हमने पढ़ा है, प्रेमचंद के बारे में जो हमने पढ़ा है, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद का फिक्री सरचश्मा, यानी प्रेमचंद का जो सोचने का अंदाज था वो कहाँ से फूटा था, वो कहाँ से निकला था। प्रेमचंद का जो सोचने का अंदाज था वो कहाँ से आया था। तो आज हम लोग इसी हवाले से पढ़ेंगे। प्रेमचंद का ज़माना 1880 से शुरू होकर 1936 ईस्वी में ख़त्म होता है, यानी 1880 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई और 1936 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। ये ज़माना नहायत अहम ज़माना था। ये जो ज़माना था नहायत अहम ज़माना था। इसी ज़माने में हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद ने ताकत पकड़ी और इसकी रफ्तार तेज़ से तेज़ तर होती गई। जो प्रेमचंद का ज़माना था 1880 से लेकर 1936 तक, तो ये ज़माना बहुत अहम ज़माना था। इस ज़माने में क्या है, हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद ने ताकत पकड़ी और ये क्या है, तेज़ से तेज़ तर होती गई। प्रेमचंद की वलादत 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लहमी गांव में हुई थी। प्रेमचंद की विलादत 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही गांव में हुई थी, जो बनारस से 4 मील के फासले पर है। वो एक गरीब सफ़ेद पोश कायस्थ ख़ानदान में पैदा हुए, जिनके पास एक बड़े कुंबे की गुजर बसर के लिए सिर्फ 6 बीघा ज़मीन थी। प्रेमचंद के दादा गुरसहाय लाल पटवारी थे। इनके वालिद अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। इनकी वालदा का नाम आनंदी देवी था। वो खूबसूरत और अच्छे मिजाज की तरबियत याफ्ता देवी थी और बड़े घर की बेटी की याद दिलाती हैं। और आपको ये भी बात याद रहे कि अफसाने की हीरोइन का नाम, जो बड़े घर की बेटी अफसाना है, उसकी हीरोइन का नाम भी आनंदी था और प्रेमचंद की माँ का नाम भी आनंदी देवी था। तो आइए शुरू करती हूँ कि इनका फिक्री सरचश्मा कहाँ से निकला, उनका जो सोचने का अंदाज था वो कहाँ से आया। कुछ आए शौक रहे फिक्र नज़र से गुजरे, नक्श पा छोड़ गए हम तो जहाँ से गुजरे। प्रेमचंद की ज़िंदगी में बहुत ऐसी शख्सियत रही जिसने उन्हें बेदार किया है। सबसे पहली और अहम शख्सियत राजा राम मोहन राय की थी। प्रेमचंद की जो ज़िंदगी में है, बहुत ऐसी शख्सियत रही जिसने उन्हें बेदार किया, उन्हें जगाया, उनका दिमाग उनसे खुला। और पहली और सबसे अहम शख्सियत राजा राम मोहन राय की थी, जिन्होंने प्रेमचंद के जहन फिक्र को शिद्दत से मुतासिर किया। जिन्होंने प्रेमचंद के जहनी फिक्र को शिद्दत से मुतासिर किया, शिद्दत से यानी बड़ी झिंझोड़ कर उसे मुतासिर किया। राजा राम मोहन राय ने हिंदुओं की मजहबी और समाजी इसलाह के लिए बंगाल में ब्रह्मो समाज की बुनियाद रखी। राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज के लिए, हिंदू मजहबी समाज की इसलाह के लिए, यानी उसे सही करने के लिए बंगाल में क्या, ब्रह्मो समाज की बुनियाद रखी। यही सभा है जो बाद में तब्दील हो गई। इसका क़याम 20 अगस्त 1828 ईस्वी में हुआ था। इस तहरीक की ख़ास बात थी क़दामत पसंदी तंग नज़री पर फरसूदा निज़ाम था। इसके ख़िलाफ़ लोहा लिया। ब्रह्मो समाज की जो बुनियाद रखी, इसका मतलब ये था, इसके लिए इसकी जो तहरीक थी इसलिए रखी गई थी कि जो क़दामत पसंद तंग नज़री थी, जो फरसुदा निज़ाम था, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने क्या, लोहा लिया। इसके ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत की। खुदा वाहिद की तरफ हिंदुओं कौम की रग़बत दिलाई और कहा गया कि खुदा सिर्फ वाहिद है, एक है। हिंदुओं कौम की रग़बत दिलाई। औरतों की जो खस्ता हालत थी, इस पर ख़ुद भी तवज्जो मरकूज़ की और दूसरों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। औरतों की जो हालत थी, जो खस्ता हालत थी, जो औरतें बुरी हालत में थी, इसकी तरफ क्या है, लोगों की रग़बत दिलाई, लोगों का ध्यान दिलाया और ख़ुद भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुए, उनकी तरफ क्या, अपनी तवज्जो मरकूज़ की। दूसरों की भी इस तरफ तवज्जो दिलाई। सती की रस्म चल रही थी। सती प्रथा की जो रस्म थी, जिसमें क्या होता था कि अगर किसी का शौहर मर जाता था तो औरत को भी उसके साथ जला दिया जाता था। इसे सती प्रथा कहा जाता है। तो जो सती की रस्म चल रही थी, इसके खिलाफ महाज खोला और बाला आखिर 14 दिसंबर 1829 ईस्वी को वक्त हुकूमत ने इसे खिलाफ कानून करार दिया। इसके खिलाफ क्या है, मुहाज खोला, यानी इसके खिलाफ उन्होंने बहुत
काम किया और आखिरकार 14 दिसंबर 1829 ईस्वी को जो वक्त हुकूमत थी, जो उस वक्त की हुकूमत थी, इसे खिलाफ कानून करार दिया। कहा गया कि ये कानून के खिलाफ है, कोई भी मर्द अगर मरेगा तो उसकी औरत को उसके साथ नहीं जलाया जाएगा। सती प्रथा में यही होता था, किसी औरत का शौहर मर गया तो उसके साथ उसकी औरत को भी जला दिया जाता था। लेकिन 14 दिसंबर 1829 ईस्वी को वक्त हुकूमत यानी उस वक्त की जो हुकूमत थी, इसे खिलाफ कानून करार दिया। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम काम किया। हिंदू समाज में बेवाओं की दूसरी शादी का तस्वुर नहीं था। इस रस्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये सब काम कौन कर रहा था? ब्रह्मो समाज कर रहा था। और ब्रह्मो समाज की नींव किसने डाली थी? राजा राम मोहन राय ने डाली थी। तो इसके अलावा उन्होंने एक और काम किया, अहम काम किया। हिंदू समाज में क्या है, बेवाओं की शादी नहीं की जाती थी। अगर कोई औरत बेवा हो गई तो उसकी दूसरी शादी नहीं की जाती थी। लेकिन क्या है, इस रस्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और अमली तौर पर कई बेवाओं की शादी करवाई। ब्रह्मो समाज एक तहरीक की शक्ल में तब्दील हो गई और उन्होंने क्या किया कि कई बेवाओं की शादी करवाई और ये जो ब्रह्मो समाज था एक तहरीक की शक्ल में तब्दील हो गई। दूसरी तहरीक और शख्सियत जिसने प्रेमचंद की फिक्री तरबियत में अहम हिस्सा लिया वो आर्य समाज है। और दूसरी तहरीक और शख्सियत जिसने क्या, प्रेमचंद की फिक्री तरबियत, जो उनके सोचने का अंदाज था, जो उनके सोचने की तरबियत थी, उसमें क्या है, दूसरा जो था आर्य समाज था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी बुनियाद 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को बम्बई में रखी। ठीक है, ये जो दूसरे सरचश्मा था, उनके जो सोचने का अंदाज था, किससे बदला था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसकी बुनियाद 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को मुंबई में रखी गई। धीरे धीरे दूसरे मकामात पर भी इसकी शाखें कायम हुई। इस तहरीक ने बुत परस्ती के खिलाफ ज़बरदस्त मुहाज कायम किया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की बुनियाद रखी। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या, बुत परस्ती के खिलाफ मुहाज कायम किया। और स्वामी जी के इस तहरीक से पहले हिंदू कौम बेहुदा रस्म रिवाज की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। बेचारी लड़कियों का कत्ल, बेवाओं पर जुल्म, तालीम याफ्ता लोगों का भी अय्याश पंडितों को अपनी बीवी तक दान देना मजहबी रस्म रिवाज में शामिल हो गया था। और क्या था कि बुत परस्ती की वजह से लोग क्या, बेहुदा रस्म में मुलविस हो गए थे। और वो लोग क्या करते थे कि लड़कियों का कत्ल कर देते थे, बेवाओं पर बहुत जुल्म होता था। और तालीम याफ्ता लोग भी क्या करते थे, अय्याश पंडितों को अपनी बीवी दान में दे देते थे और इसको क्या, रस्म रिवाज का हिस्सा समझते थे। लेकिन उन्होंने अपनी इस तहरीक के जरिए अछूत उद्धार और गौ रक्षा पर जोर दिया। बाल विधवाओं की शादी की तलकीन की थी और ये बताया कि वेदों को पढ़ने का हक सभी लोगों को है। ज़ात पात को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दाम किए। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की बुनियाद रखी 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को। उन्होंने गौरक्षा पर जोर दिया, बाल विधवाओं की शादी की तलकीन की। जो लड़की बचपन में जिसकी शादी हो गई और वो विधवा हो जाती थी तो उसको कहा गया कि उसकी दूसरी शादी की जाए। और ये भी बताया कि जो वेदों को पढ़ने का हक सभी लोगों को है। पहले क्या, वेद सिर्फ पंडित पढ़ते थे, बड़े लोग पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वेदों को पढ़ने का हक सभी जात को है। तीसरी तहरीक रामाकृष्णन मिशन की बुनियाद। और जो प्रेमचंद का फिक्री सरचश्मा था, उसकी तीसरी तहरीक क्या है, रामाकृष्ण मिशन की बुनियाद थी। स्वामी विवेकानंद ने रखी। ये तीसरी तहरीक थी, रामाकृष्ण मिशन की बुनियाद स्वामी विवेकानंद ने रखी। प्रेमचंद स्वामी जी की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। प्रेमचंद क्या थे? स्वामी जी की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। जलवा इसार इसका हीरो स्वामी विवेकानंद का तस्वीर मालूम होता है। और जलवा इसार उन्होंने जो नावल लिखा है, इसका हीरो क्या है? स्वामी विवेकानंद का तस्वीर मालूम होता है। और इफराद की काविश भी काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने मगरिब के लिए नए रुझानात से आशना करवाया और जी शऊर हजरात को मशल राह दिखाई। इनमें थीव्स सोसाइटी का नाम सबसे नुमाया है। ये सोसाइटी न्यूयॉर्क अमेरिका में 7 दिसंबर 1875 ईस्वी में कायम हुई। ये सोसाइटी जो थी, थीव सोसाइटी, ये क्या है, 7 दिसंबर 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में कायम हुई। लेकिन 11 साल बाद 1893 ईस्वी में मुहतरमा आइनी
बेसेंट ने हिंदुस्तान आकर इसकी जिम्मेदारियां संभाली और इसको फ़आल बनाया। इस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल का क़याम अमल में आया, जो बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय की सरकर्दगी में तरक्की करके हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया। और बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय की सरकर्दगी में तरक्की की, उन्होंने इसे तरक्की करवाया और ये बाद में क्या है, हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया। इस सोसाइटी ने समाजी इस्लाह के लिए जतन किए, यानी इस सोसाइटी ने समाजी इस्लाह की, समाज की क्या इस्लाह की, यानी उसे सही किया, उसके लिए मेहनत की, कोशिश की और तालीम फ़रोग़ के लिए कोशिश की। प्रेमचंद को भी हिंदुस्तानियों में तालीम की कमी का शदीद एहसास था और प्रेमचंद जानते थे कि हिंदुस्तानी में क्या है, तालीम की बहुत कमी है और इसका एहसास उन्हें बहुत शदीद से था और तालीम की इशाअत और इसे रिवाज देने को ज़रूरी समझते थे। इनके अफसानों ज़ादरह, खाक परवाना और वारदात के अक्सर अफसानों में इन्होंने तालीम की कदर कीमत पर मुख्तलिफ जावियों से ज़ोर दिया है। और उनके जो अफसाना है ज़ादरह, खाक परवाना और वारदात, इसमें उन्होंने क्या है, तालीम पर ज़ोर दिया है और तालीम की कदर कीमत को समझाया है और मुख्तलिफ जावियों से इस पर ज़ोर दिया है। नाविल गोशाए आफियत, चौगाने हस्ती, मैदान अमल में बड़ी वजाहत के साथ इन मसले की अहमियत पर बहस की है। इनका अकीदा था कि बहुत सी समाजी बुराइयां तालीम की कमी की वजह से होती हैं और ये इनका अकीदा था और ये अच्छी तरह समझते थे कि समाज में जो बुराइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां तालीम की कमी की वजह से होती है। इल्म की तरफ से अवाम की गफलत को अपने एक अफसाना रोशनी में बयान किया है। और इल्म की तरफ से जो गफलत है, जो लोग क्या ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, उन्हें इल्म से कोई मतलब नहीं है, तो अवाम की गफलत को उन्होंने अपने अफसाना रोशनी में बयान किया है। लिखते हैं कि यहाँ मदरसों में कुत्ते लौटते हैं, जब मदरसे पहुँच जाता हूँ तो मुदर्रिस को खाट पर नीम गनूदगी के हालत में लेटे पाता हूँ। लिखते क्या है कि ये जो मदरसे में क्या है, कुत्ते लौटते हैं और जब मदरसे पहुँच जाता है तो जो मुदर्रिस है, यानी जो टीचर है, जो पढ़ाने वाले हैं, खाट पर नीम गनूदगी के हालत में लेटे पाता हूँ। बड़ी दवा दोष से 10-12 लड़के जोड़े जाते हैं। जिस कौम पर जमूद ने इस हद तक गलबा कर लिया हो, इसका मुस्तकबिल जिस कौम पर जमूद ने इस हद तक गलबा कर लिया हो, इस मुस्तकबिल इंतहा दर्जा तक मायूस कुन है। जिस कौम पर जमूद ने, यानी आराम परस्ती ने इस हद तक गलबा कर लिया हो, यानी इस हद तक हावी हो गया हो, तो उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, उस कौम का मुस्तकबिल क्या है, इंतहा दर्जा तक मायूस कुन है, बहुत मायूसी वाला मुस्तकबिल है इस कौम का। क्योंकि जहाँ के क्या मुदर्रिस, जहाँ के टीचर के यहाँ सोए रहते हैं, स्कूल ऐसे खाली पड़ा रहता है, तो उस कौम के मुस्तकबिल का क्या होगा। खुद प्रेमचंद ने 15 फरवरी 1921 को अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। गांधी जी सियासी लीडर थे जो सामने से लड़ रहे थे, लेकिन अदीब भी उनके साथ थे। उन्होंने अपनी किताब सोज़े वतन के दिबाचे में लिखा है कि हमारे मुल्क में ऐसी किताब की अशद ज़रूरत है जो नई नस्ल के जिगर पर हुब्बे वतन की गफलत का नशा जमाए और अदब के मकासद की तशरीह करते हुए अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस में कहा था। वो कहते हैं, अपनी किताब में लिखा है, उनकी जो किताब थी सोज़े वतन, जो क्या है अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से जब्त कर ली गई थी, तो सोज़े वतन के दिबाचे में उन्होंने लिखा है कि हमारे मुल्क में ऐसी किताब की अशद ज़रूरत है, अशद यानी शदीद ज़रूरत है, जो नई नस्ल के जिगर पर हुब्बे वतन है। हुब्बे वतन क्या है, वतन की मोहब्बत उसके जिगर में डाल दे, उसके दिल में डाल दे, ऐसी किताब की ज़रूरत है जो जिनके दिल में क्या है, गफलत का नशा जमा हुआ है। और उन्होंने अदब के मकासद की तशरीह करते हुए अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ की कॉन्फ्रेंस में कहा था, जिस अदब से हमारा ज़ौक़ सही बेदार ना हो, रूहानी और जहनी सुकून ना मिले, हम में क़ुव्वत और हरकत पैदा ना हो, हमारा जज्बा हुस्न ना जागे, जो हम में सच्चा इरादा और मुश्किलात पर फतह पाने के लिए सच्चा इस्तक़लाल ना पैदा करे। जब तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस अदब से हमारा ज़ौक़ सही बेदार ना हो, यानी हमारा ज़ौक़ नहीं जागे, रूहानी और जहनी सुकून ना मिले, ऐसा हमारा अदब होना चाहिए, उससे हमें क्या रूहानी और जहनी सुकून मिले, हमें क़ुव्वत और हरकत पैदा ना हो, हमारा जज्बा हुस्न ना जागे,
जो हम में सच्चा इरादा और मुश्किलात पर फतह पाने के लिए सच्चा इस्तक़लाल ना पैदा करे, तो ऐसा क्या है, अदब हमारे लिए बेकार है। अदब के मंदिर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो दौलत के पुजारी हैं। यहाँ सिर्फ ऐसे पुजारियों की ज़रूरत है जो ज़िंदगी में सिर्फ खिदमत खल्क को आला व बरतर मुकाम देते हैं, जिनके दिल मंदिर है और जिनके अंदर मोहब्बत की बख्शी हुई क़ुव्वत है। ये कहीं अलग जगह उन्होंने लिखा था कि अदब के मंदिर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं जो दौलत के पुजारी हों। यहाँ सिर्फ ऐसे पुजारियों की ज़रूरत है जो ज़िंदगी में सिर्फ खिदमत खल्क को आला व बरतर मुकाम देते हैं। खिदमत खल्क यानी अपने कौम की खिदमत करना, अपने लोगों की खिदमत करना, जिनके दिल मंदिर हैं और जिनके अंदर मोहब्बत की बख्शी हुई क़ुव्वत है, यानी ताकत है। हम सिपाही हैं और समाज का परचम उठाए हुए हैं। तो ये थे मुंशी प्रेमचंद, जिनके सोचने का अंदाज इतना बुलंद था, जिन्हें अपने कौम से, अपने मुल्क से, अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी, जो चाहते थे कि हमारे मुल्क के लोग क्या है, तालीम याफ्ता हों, हमारे मुल्क में जो घिसी पिटी रिवाज है वो ख़त्म हो जाए। और उनका जो फिक्री सरचश्मा था, कहाँ कहाँ से आया था, वो मैंने आपको इस नोट्स में बताया है। तो ये नोट्स क्या है, मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है, क्योंकि ये नोट्स मुझे कहीं से नहीं मिल रहे थे। मैंने कई लेक्चर सुने, कई लेक्चर को जमा किया, उसके बाद ये नोट्स मैंने तैयार किया है। तो इंशाल्लाह आपको इस नोट से बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। हमारे चैनल का ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है, जो आपके पिज़्ज़ा और बर्गर से भी कम है। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ले। ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे, मैं आपको उस नोट्स का पीडीएफ दूंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज़।